हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। विकास, आशीष, दीपांशु, आराध्या, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। आज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कल तो हमने इन्फिनेटिव वाला किया था ना। हु और हुम वाला को डिटेल में करेंगे, इससे भर भर के एग्जाम्स में एरर्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आराध्या, आशीष, विकास, सभी को एक मिनट रिफ्रेश करती हूँ। करण, खुशबू, सारे चैंपियंस एक बार बता दो ऑडियो वीडियो ठीक है। शिवम, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव बनाएंगे। और कल मैंने बताया था कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जहां क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। गुड मॉर्निंग, ऑल ओके है ना? लेट्स स्टार्ट। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये वाला हेडिंग डालो आप। इंटरो डबल आर है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं? और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। व्हाट से, हु से, डू से, डज से, डिड से, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। मैम वोकैब क्लास शाम को 6:20 पे शेड्यूल है, पता नहीं विकास को क्या हो जाता है। विकास, वोकैब का क्लास का टाइमिंग इधर उधर हुआ है क्या? देखो बच्चे बोल रहे 6:20 दिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो तो अच्छा है कि आप लोग मेरे को बता देते हो। ये विकास भैया का कमाल है, 6:20 पे क्लास शेड्यूल है। पता नहीं कौन सा टाइम है इनका। 6:20 ठीक करवा देती हूँ मैं। पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से भी स्टार्ट हो सकता है, पहला वाला, और हुम से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, ओके, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? इसमें भी मैं और भी बहुत सारे कंडीशंस बताऊंगी। समटाइम्स हु वाले सेंटेंस में बाय हुम ना लगा के हु से ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कब, सब बता रही। अगर हमारा सेंटेंस हुम से स्टार्ट, तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते? हु लगा के। ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए। ये सही बोल रहे विकास भैया, पंचायत वाले सांग पुष्पी सिरप चाहिए उनको। पता नहीं 6:20 में कहाँ से टाइम हो जाता है उसका। 6:20 में अब कोई क्लास ही नहीं होता है। मैंने बोला था कि जो फ्रेशर है पहले ग्रामर और वोकैब पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस वाला बैच तो आपके पास 1 साल तक रहेगा। ठीक है, 1 साल तक रहेगा। आप पूरा अपना पहले खत्म कर लो, 70% सिलेबस शुरू हो जाएगा, तो प्रैक्टिस शुरू कर देना। ठीक है, तो अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है, जैसे लिखा मैंने, एक क्वेश्चन दिया, हु रोड द रामायण, रामायण को किसने लिखा? ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और ये क्या से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है हु से। और जब भी वाक्य हु से शुरू हो ना, तो उसका पैसिव बाय हुम लगाएंगे। और हु और हुम में क्या डिफरेंस है? ये जो हु है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हु से स्टार्ट हो रहा है तो हम बाय हुम लगाएंगे, बाय हुम। ठीक है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि क्या, सॉरी, बाय प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कभी भी
कभी भी बाय हूं नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट हु तो सब्जेक्ट है ना, तो बाय हूं नहीं होता है, बाय हुम, बाय हुम होगा। ओके, तो बाय हुम एक ऑप्शन में देंगे। अगर हमारा वाक्य हु से शुरू है तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाएंगे। बाय हुम द रामायणा, रामायण बोलते हैं, इंग्लिश में रामायणा बोल देते हैं। बाय हुम द रामायणा वाज रिटन, रामायण वाज रिटन। और एक ऑप्शन में देंगे बाय हुम, हु से स्टार्ट होगा तो उसका पैसिव तो बाय हुम लगा के बनाएंगे ही। बाय हुम वाज द रामायण रिटन। चलो बताओ कि कौन सा करेक्ट। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देता है। बट यहाँ एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन आएगा और दोनों ऑप्शन में बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सारा चीज तो सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। उल्टा तो तब होता है ना, उल्टा तो तब होता है जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। और चूंकि ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, बट इसमें तो नहीं हो रहा है, तो पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा वाला इज करेक्ट। इस पे ध्यान रखना। बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, हाँ सेकंड वाला करेक्ट। ठीक है, और भी मैं बहुत सारा चीज बता रही हूँ कि जब भी हमारा वाक्य हु से स्टार्ट हो ना तो उसका पैसिव हुम लगा के बनाते हैं, बाय हुम लगा के, और जब हुम से स्टार्ट होगा तो हु लगा के बनाते हैं। इसको हटा रही हूँ, हुम वाला देती हूँ। अब मैंने लिखा whom did you help, आपने किसकी मदद की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने किसकी मदद की, और whom से स्टार्ट हो रहा है ना तो उसका पैसिव who से बनेगा हो। अब चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस में जा रहा है तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट है तो उसका पैसिव वॉज या वर लगा के बनाते हैं। लेकिन हमारा यू यहाँ पे, अभी हमें यू को सब्जेक्ट बनाना है तो यू के साथ वॉज तो नहीं लगता, यू वॉज नहीं होता, यू वर। तो एक ऑप्शन में आएगा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ओके, हमें हु के लिए लगाना है ना, whom did you help, आपने किसकी हेल्प की, इसको तो हम अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी, who was helped, हमें तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है ना, ये सब्जेक्ट है, बाय यू, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, who was helped by you, इसका ऑप्शन हो। जब भी हमारा सेंटेंस whom से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव who लगा के बनाना, और हम जो वर्ब लगा रहे who के लिए लगा रहे, ठीक है, तो who were नहीं होगा, who was help, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी मैं इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, नॉट टू वरी। ओके, हाँ, whom did you help, who was helped by you, लिख लिया, ये लिख लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, चलो होम वाला तो हु से शुरू होगा और हु वाला बाय होम से शुरू होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा ऑप्शन आ गया, जैसे मैंने लिखा, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। आप लास्ट में यही फील करोगे ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर।
जैसे मैंने लिखा हु रोट द रामायण, एक दो एग्जाम में मैंने ऐसा भी देखा है, ठीक है, एक दो एग्जाम में वैसे तो मैंने आपको ये करवाया था, हु रोट द रामायण, तो हु है तो बाय हुम लगा दो, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, रामायण को किसके द्वारा लिखा गया, इन्वर्जन चाहिए। एक मैंने कोई एग्जाम था, कोई पोस्ट ऑफिस एग्जाम था, और उसमें यही वाला सेंटेंस आया था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया था, ये नहीं था, उन्होंने ऑप्शन में दिया था ना ऐसा, द रामायण वॉज रिटन बाय हुम, द रामायण वॉज रिटन बाय हुम। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। एक स्टूडेंट भेजते रहते हैं पेपर, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि हु से स्टार्ट हो तो बाय हुम होगा, बाय हुम हमेशा शुरू में लगाते हैं, बट वो जो क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें जो ऑप्शन था पहला वाला नहीं आया था, दूसरा वाला आया था, यहाँ पे बाय हुम बाद में था। अगर बाय हुम बाद में है और ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर हम इसी को मानेंगे, ठीक है। कभी कभी बाय हुम शुरू में भी लगा देते हैं और कभी कभी बाय हुम लास्ट में भी लगा देते हैं, ठीक है। अगर बाय हुम शुरू में नहीं है, ये ऊपर वाला ऑप्शन नहीं था, लास्ट वाला ऑप्शन था, तो आपको इसी को टिक करना होगा। लेकिन आपके एसएससी एग्जाम में, ठीक है, आपके एसएससी एग्जाम में मैंने दोनों ऑप्शन देखा, अगर दोनों ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इसको टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों आ गया तो हमें इसको मानना है। क्यों? क्योंकि जब हम बाय हुम लगा रहे हैं ना, तो इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। और बाय हुम शुरू में लगा रहे हैं तो इसमें इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। और चूंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता है, ये होगा। हम इस ऑप्शन को तभी टिक करेंगे जब ऊपर वाला ऑप्शन ना हो, ओके। हाँ, नीचे वाले में इन्वर्जन नहीं हो रहा, लेकिन उस एग्जाम में, पोस्ट ऑफिस वाले एग्जाम में ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, तब आप इसी को टिक करोगे। लेकिन अगर दोनों आ गया तो पहला को टिक करना, क्योंकि ग्रामेटिकली यही सही है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस से इन्वर्जन चाहिए ना, बट इसमें नहीं हो रहा। हाँ, मुझे पता था कि अगर दोनों दिया है तो आप लोग क्या क्या पूछने वाले हो, मुझे पता था, इसलिए मैंने बता दिया है पहले ही। ओके, हाँ, कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैम हु से शुरू है तो बाय हुम लगाते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने लिखा हु रोट द बुक, तो मैंने तो इसका ऐसा बताया बाय हुम वॉज द बुक रिटन, बट कभी कभी हु वाला हु ही रह जाता है। जैसे अभी तो मैंने ये बताया ना, बाय हुम वॉज द बुक रिटन, बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तो करेक्ट है ही, लेकिन ये तो करेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हु से स्टार्ट हो रहा है और बाय हुम ना लगाकर हु ही लगा रहेगा। ऐसा कब होगा? जब प्रेपोजिशन बाद में आ जाता है। देखो ऐसा, इसका एक पैसिव ऐसा भी बन सकता है, हु वॉज द बुक रिटन बाय। आप सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देख रहे हो, यहाँ पे प्रेपोजिशन बाद में आया, ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन बाद में आया और यहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन को शुरू में रखा, बाय हुम वॉज द बुक रिटन, ठीक है। ऐसा भी आपका ऑप्शन मिलेगा कि कभी कभी हु वाला सेंटेंस आता है तो बाय हुम तो हम लगाते ही हैं, बट कभी कभी हु वाला सेंटेंस में बाय हुम ना करके हु ही रख देते हैं, बशर्ते, प्रोवाइडेड, कब? कि जब हम प्रेपोजिशन को बाद में रखते हैं। देखो, जब प्रेपोजिशन बाद में आया है ना, तब आप हु लगाओगे, लेकिन जब प्रेपोजिशन शुरू में आ गया है, जैसे प्रेपोजिशन शुरू में आ गया तो हम बाय हु नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट हु तो सब्जेक्ट होता है, तब बाय हु। तो हु लगा के भी बनाया जा सकता है जब प्रेपोजिशन बाद में आए। अब आप बोलोगे कि मैम अगर दोनों आ गया तो,
अगर दोनों नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता, क्योंकि इसको हम छांट ही नहीं सकते, क्योंकि इस दोनों में इन्वर्जन हो रहा है। पिछले वाला में तो चलो एक में इन्वर्जन नहीं हो रहा था तो मैंने उसको हटा दिया, लेकिन यहाँ तो इन्वर्जन दोनों जगह हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब, ऐसा नहीं है कि दोनों आ जाएगा, दोनों करेक्ट। कल क्या है कि छुट्टी है? क्या है कल? नहीं नहीं, वो ऑकवर्ड नहीं लग रहा है नितेश। हु वाज द बुक रिटन बाय, सही है, ठीक है। अच्छा, कल महावीर जयंती है? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है कल थर्सडे है। ओके, तो याद रखना कि हु वाला बाय हुम से स्टार्ट होगा और कभी हु वाला हु से ही स्टार्ट होगा, बशर्ते कि कोई जब प्रेपोजिशन लास्ट में आ गया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवाती हूँ, ठीक है। हु और हुम वाला बहुत सारे सेंटेंस कर रहे हैं। और आप लोग चारों ऑप्शन मत लिखना, सिर्फ करेक्ट वाला लिखना, ये सारे प्रीवियस पेपर है। ओके, चारों ऑप्शन आपको उतारने में दिक्कत होगी। हुम डज ही लुक फॉर, अगर हमारा वाक्य हुम से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव हु लगा के बनेगा ना, तो यहाँ तो गलत है, ये भी गलत। और दूसरा, यहाँ तो बड़ा इजी एरर दे दिया है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अगर हमारे प्रेपोजिशन में किसको ढूंढ रहे हो वो तो लुक फॉर है ना, तो इन्होंने यहाँ लुक आफ्टर कर दिया। लुक आफ्टर का मतलब है किसी का केयर करना, तो ये गलत हो जाए। लुक फॉर है तो आप भी करोगे। अगर हुम से स्टार्ट है तो आप भी हु रखोगे, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। कभी कभी ऐसा भी देखा है, ये वाला ऑप्शन को ऐसा भी दे सकते हैं, हु इज लुक्ड बाय हिम, एक ऑप्शन में ऐसा लगा देंगे और एक ऑप्शन में लगा देंगे। अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव हु लगा के बनाओगे ना, और प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर होगा, हु के साथ इज होगा। हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। ओके, तो ध्यान रखना कि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई प्रेपोजिशन यूज किया है, लुक फॉर है, तो आप फॉर को उड़ा नहीं सकते हो, आपको भी फॉर रखना है, क्योंकि यहाँ पे अकेला लुक नहीं है, लुक फॉर है। अकेला लुक रहता, फॉर नहीं रहता तो हम इसको करते, बट लुक फॉर है तो आपको भी लुक फॉर को लेना है और फिर बाद में हिम लगाना। ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता है। ओके, क्योंकि मेरे को डांटने का मौका नहीं मिलता है ना, आपको पीटने का मौका नहीं मिलता है, डांटने का नहीं मिलता है, इतने दूर हो। कभी कभी आप लोगों को बहुत पीटने का मन करता है, तो फिर लगता है अरे ये तो ऑनलाइन क्लास है। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाती थी मुखर्जी नगर, बड़े स्ट्रिक्टली पढ़ाती थी, उतना टीचर के साथ स्कूल वाला एटीट्यूड रखती थी। जो बच्चा क्लास में 10 मिनट भी लेट आता था ना, जब मेरी क्लास शुरू हो जाती थी, उस समय भी मेरी क्लास 9:30 बजे से ही चलता था, पहला क्लास, और जो बच्चे 9:40 में आता था, मैं अपने काउंसलर को बोलती थी ना कि इसको घुसने मत दो, इसको भेज दो, बोलो कल आना। होता क्या है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता क्या है कि बच्चों को लिबर्टी दी जाती है, जब मन है तब आ जाते हैं, आधा घंटा लेट भी आते हैं। तो उसके बाद से बच्चों ने लेट आना छोड़ दिया। 9:40 होगा, डोर क्लोज, उसके बाद किसी को घुसने मत देना। दो प्रेपोजिशन बिल्कुल आ सकता है आदर्श, आ सकता है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। अकेला लुक का मतलब होता है किसी को देखना, बट लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, मतलब वो किसको ढूंढ रहा है। अगर फॉर है तो अब भी फॉर लगाओ। सेकंड क्वेश्चन, आप खाली ये वाला उतारो, बाकी सारा मत उतारना, करेक्ट आंसर। अब बताओ, हु कैन क्वेश्चन गांधी इज इंटीग्रिटी, कौन गांधी जी के इंटीग्रिटी को पे सवाल उठा सकता है? वैसे मैं बहुत कूल हूँ, बहुत काम हूँ, कूल हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्लास में डरा के रखना होता है आप लोग।
हु कैन क्वेश्चन गांधी इज इंटीग्रिटी? चलो बताओ कौन सा होगा? हु से शुरू हो रहा है ना, अगर हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव बाय होम से बनेगा। हु वाला तो हु से शुरू ही नहीं होगा। हु वाला हु से तब शुरू होता है ना जब लास्ट में कोई प्रेपोजिशन आता, बट यहाँ तो प्रेपोजिशन नहीं आया। और दूसरा ये भी रॉन्ग है, हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है और एक्टिव पैसिव में टेंस को एकदम नहीं बदलना, कैन को कुड में नहीं बदल सकते। अब देखो ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ तो बाय होम किया है और यहाँ भी बाय होम किया है, लेकिन यहाँ देख रहे हो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट ये तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना, इसमें इन्वर्जन चाहिए, तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। और आपको बताया भी है मैंने कि बाय होम शुरू में आ गया और बाय होम लास्ट में आ गया। और यहाँ पे देखो यहाँ भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये भी गलत। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना चाहिए, तो सेकंड वन इज करेक्ट। बाय हुम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चनड? मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में बी लगा के फिर V3 लगाते। यहाँ क्वेश्चन को एज अ वर्ब यूज किया है। लिखते जाइए, पूरा चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ करेक्ट वाला लिखना है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फेयर? फेयर का मतलब यहाँ मेला है, इस मेले का उद्घाटन किसने किया? तो अगेन हु से शुरू हो रहा है, हमारा वाक्य हु से शुरू हो रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा टेंस पे भी ध्यान देना है। हु इनॉग्रेटेड, ये तो पास्ट टेंस है और इसको प्रेजेंट कर दिया है, गड़बड़ है। और बाय के साथ प्रेपोजिशन के बाद बाय हु होता ही नहीं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जाए, तो ये भी हट गया। अब देखो बाय हुम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड, और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन चाहिए, प्रश्नवाचक, तो बाय हुम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड। ठीक है, बस फटाक से एक लाइन लिखी है, बाय हुम वाज द फेयर इनॉग्रेटेड। नेक्स्ट, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? आपको किसने कहा लेटर ड्राफ्ट करने के लिए? दो ऑप्शन तो उड़ा ही दो, बाय के साथ हु नहीं आता, बाय के साथ हुम आता है, तो ये तो हट ही गया। अगेन यहाँ भी वही है, इन्वर्जन का खेल है। यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, सारे पीवाई क्यूज ही, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हमें तो इन्वर्जन चाहिए। और यू के साथ कभी भी वॉज मत लगाना, यू के साथ वर। जल्दी से हु और हु अलग करके फिर और भी इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, हु और हुम वाला हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ डू डज डिड। अगर हमारा, अभी तो मैंने हु और हुम वाला बताया, अगर हमारा वाक्य डू डज डिड से स्टार्ट हो, डू डज प्रेजेंट टेंस है और डिड पास्ट टेंस, ठीक है, तो अगर हमारा वाक्य डू डज से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? इज, एम, आर। अगर हमारा वाक्य डिड से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? वॉज, वॉर। लिखिए, मैंने लिखा, डज ही हेल्प यू? या एक एक लाइन छोड़िएगा। डिड यू कंप्लीट ऑल द वर्क?
डिड यू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स? एक एक लाइन छोड़ते जाना। ठीक है, अभी तो छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट और भी लेंदी वाला भी करेंगे। इस बार PYQZ आएगा, इस बार भी PYQ आएगा। कोई भी वेंडर चेंज भी हो जाए ना, तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कोई वेंडर कि अपना क्वेश्चन बनाएंगे। जितना भी 10,000 वेंडर भी चेंज हो जाए, बट उनको भी तो चाहिए ना कि क्वेश्चंस कैसा आता है, SSC में कैसे बनाना है, तो वो भी प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। डज ही हेल्प यू? अब हमारा वाक्य कैसे शुरू हो रहा है? हमारा वाक्य डज से शुरू हो रहा है, और जब भी हमारा वाक्य डू डज डिड डू या डज से शुरू हो ना, तो उसका ये प्रेजेंट टेंस है, उसका पैसिव इज एम आर लगाएंगे। अब इज एम आर में भी देखना है, अगर आई को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो एम लगाना, सिंगुलर है तो इज लगाना, और प्लूरल है तो आर लगाना। अभी हमें ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और हमें ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाना है ना, तो हमें यू को सब्जेक्ट बनाना है। और यू के साथ हम इस तो नहीं लगाएंगे, यू के साथ एम भी नहीं लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू आर। तो अब ये सेंटेंस आर से शुरू होगा, आर यू, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड बाय लगाना, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, और इन्वर्जन भी हो रहा है ना, इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। ओके, वर नहीं लगाना है, वर इसमें वर मत लगाना, ये तो प्रेजेंट है ना। डिड यू कंप्लीट ऑल द वर्क? जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, क्या बताया था? ऑल सिंगुलर होता है कि प्लूरल? जैसे मैंने लिखा ऑल द वाटर वॉज डर्टी, सारा पानी गंदा था, और फिर लिखा था ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, या ऑल द पीपल वर प्रेजेंट। पीपल को भी प्लूरल मानना है, पीपल में एस नहीं लगा है, लेकिन पीपल का मतलब होता है लोग, लोग में दो से ज्यादा है, तो पीपल में एस ना लगने के बावजूद भी पीपल प्लूरल होता है। जैसे पर्सन है, एक व्यक्ति है तो इज लगाना, और बहुत सारे व्यक्ति है तो पर्सन्स में आर लगाना, बट पीपल में एस लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल। और मैंने आपको बताया भी था सब्जेक्ट वर्ब में कि ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। हमें देखना है कि ऑल के बाद पानी अनकाउंटेबल है, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया ना तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन ऑल के बाद काउंटेबल नाउन है, हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं तो प्लूरल, लोगों को भी गिन सकते हैं तो प्लूरल। तो अभी मैं देख रही थी एक आंसर आ रहा था, वर लगा रहे थे। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिड लगा है, और जब भी हमारा वाक्य में डिड आ गया तो उसका पैसिव वॉज या वर से बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, अभी हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है? ऑल द वर्क को। और कुछ बच्चे ऑल देख के ना वर लगा देंगे कि अरे ऑल तो प्लूरल होता है तो वर लगा दो, बट ऑल के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगता है। बाद का नाउन देखो वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा।
वॉज ऑल द वर्क, और डिड का थर्ड फॉर्म, नहीं डिड नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है, वॉज ऑल द वर्क कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। इसीलिए ना मैंने दोनों सेंटेंस दिया है, ओके, इसीलिए मैंने आपको दोनों सेंटेंस दिया है। देखो यहाँ ऑल द वर्क लगाया है और यहाँ ऑल द अरेंजमेंट्स लगाया है। अरेंजमेंट्स में एस लगाया है, और हम एस किस में लगाते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल। ऐसा भी आपको एग्जाम में एरर आता है कि आप यहाँ ऑल के साथ वर लगाओगे, बट यहाँ वॉज होगा, अरे वॉज होगा, क्यों? क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब हमें अरेंजमेंट्स को, ठीक है, अब हमें अपने अरेंजमेंट्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वॉज नहीं, वर ऑल द अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर यूज करना, काउंटेबल आ गया तो प्लूरल यूज करना। वर ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय हिम, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, उसीलिए मैंने दोनों सेंटेंस एक साथ दिया। एक जगह ऑल द वर्क लगाया था तो वहां आपने वॉज लगाया, यहाँ ऑल द अरेंजमेंट्स है तो वर लगाना। और फिर लास्ट वाला देखो, डू दे हेल्प मी, क्या वे लोग मेरी हेल्प करते हैं? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मी को आई बनाना है, और ये प्रेजेंट टेंस है। जब भी डू डज आ गया तो इज एम आर से बनता है, बट आई के साथ, आई यहाँ जो डू लगा था ये दे के लिए लगा था, बट अब तो मेरे को आई को बनाना है ना, तो मैं एम लगाऊं, एम आई, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और बाय देम। ठीक है, अच्छा एक हाँ, एम आई हेल्प्ड बाय देम। कभी कभी ऐसा भी होता है, उस दिन मैंने आपको वो पढ़ाया था वेग नाउन या प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, तो वहां पे हम बाय का यूज नहीं करते। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम एक सेंटेंस ऐसा था, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन था और उन्होंने बोला मैम वहां पे बाय अस नहीं दिया था, इतना ही लिख के छोड़ दिया था, आवर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया था कि मैम एक जगह ना बी को उन्होंने वेग माना, बाय अस होना क्या चाहिए था, आवर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, वी का बाय अस होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैम वहां पे बाय अस नहीं लिखा था, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा था जहां वी लगा हुआ था, ऐसा वी डिड द वर्क, और वहां बाय अस लगाया था, द वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, द वर्क वॉज डन बाय अस। तो उनका कहना था कि मैम यहाँ पे उन्होंने बाय अस लगाया है, जैसे हम लोगों ने काम को किया तो वी का ऑब्जेक्टिव लगा दिया बाय अस, लेकिन यहाँ भी तो वी था, तो यहाँ भी तो बाय अस लगाना चाहिए था ना, बट उन्होंने नहीं लगाया। अच्छा बाय यू होगा, चलो देख लेना, डू दे हेल्प यू, एम आई हेल्प्ड बाय देम, देख लेना जहाँ यू और वो सब हो गया है ना, पता नहीं अब कौन सा सब, देख लेना आप लोग, सुधार लो, बाय यू कर लो। देखो तो उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पे क्यों नहीं लेगा, देखो दोनों में डिफरेंस है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ वी ना किसी खास के लिए नहीं है, यहाँ वी का मतलब है हम सबको में एवरीबडी मतलब जो भी बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ किसी खास व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एवरीबडी के सेंस में आ रहा है, हम सबको कंट्री के रूल्स को मानना चाहिए, हम सबको में कोई खास व्यक्ति नहीं है, सारे के लिए बात हो रही है। तो यहाँ वी जो है यहाँ वेग जा रहा है, क्योंकि ये वी में सब लोग शामिल है, बट दुनिया के सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ बायस नहीं लगाया। बट यहाँ वी डिड द वर्क, हमने इस काम को किया, तो यहाँ वी का मतलब ये नहीं है ना कि दुनिया के सारे लोगों ने इस काम को किया, यहाँ कोई वी खास है, खास लोगों ने इस काम को किया, तो यहाँ बायस लगा दे।
थोड़ा सेंस अलग जा रहा है। ऑल के बाद अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, ये तो सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है। और ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल है सिंगुलर होगा। ठीक है, तो चलो कुछ डू डज डिड वाला कर लेते हैं क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अब हमारे स्टूडेंट्स का मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ रहे हो? देखो ये डू यू ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। अब कुछ बच्चों को लगेगा ना कि मैम आई, यहाँ पे तो आई है ना, ठीक है, और जब भी आई आ गया तो हमारा ऑप्शन एम से शुरू होना चाहिए। ओके, जब भी आई आ गया तो एम से शुरू होना चाहिए। क्या हम आई को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? बताना जरा। कुछ हाँ बच्चों का मैम यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और आई ऑब्जेक्ट है। हम आई को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। आई तो हमेशा वाक्य का सब्जेक्ट होता है, आई तो हमेशा वाक्य का सब्जेक्ट होता है, और आई का जो ऑब्जेक्ट है ना वो मी बनता है, तो मी बनता है। तो इस वाक्य में ना हमारा ऑब्जेक्ट आई है ही नहीं। अगर आई ऑब्जेक्ट होता तो आई आई नहीं रहता। ऑब्जेक्ट होने के लिए आई को मी फॉर्म में होना होता। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट आई नहीं है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट पूरा ये है, व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट? आपको समझ में आ रहा है क्या जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ? तो अकेला आई इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट आई मीन पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फ्रेज के फॉर्म में है, ठीक है। फ्रेज मतलब दो या दो से अधिक वर्ड से बना है। तो व्हाट आई मीन है। आई को अकेला ऑब्जेक्ट मत मानना, क्योंकि आई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, आई तो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है? डू से। और जब भी डू आ गया तो उसका इज एम आर से बनता है, तो यहाँ तो व्हाट लगा दिया। और ये सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, वॉज तो होगा नहीं। और जब भी डू डज डिड से स्टार्ट है तो व्हाट से स्टार्ट नहीं होगा, इज से स्टार्ट। इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। is what I mean understood by, what I mean पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिड द नॉइज फ्राइटन यू? क्या आवाज ने आपको डरा दिया? कभी कभी तो सेंटेंस को मतलब मीनिंग ही बदल देते हैं। यहाँ देखो क्या किया, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, आवाज की वजह से आप डर गए। डिड यू फ्राइटन द नॉइज, यहाँ है क्या आपने आवाज को डरा दिया? ये तो ऐसे भी होगा नहीं, क्योंकि पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। फ्राइटेंड का थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड होता है, ईडी, तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म है ही। और हाँ, और दूसरा सेंटेंस देखो, ये वाला जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और ये हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, बट यहाँ पे नॉइज को सब्जेक्ट बना दिया और इसका मतलब भी बदल दिया। वॉज द नॉइज, क्या नॉइज को आपके द्वारा डराया गया? नॉइज को आपके द्वारा डराया नहीं गया, नॉइज के द्वारा आप डरे गए हो। तो हमारा यू ऑब्जेक्ट है, तो हम यू को सब्जेक्ट बनाएंगे ना। चलो ठीक है, वर यू फ्राइटन, और इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये सही है। यहाँ इन्होंने थर्ड फॉर्म नहीं डाला, वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज, थर्ड वाला। ठीक है, कल आपका वॉइस चैप्टर खत्म कर दूंगी मैं। नेक्स्ट, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस? अगेन डिड से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा वाक्य अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव वॉज या वर रहेगा, ठीक है, वॉज वर रहेगा। तो ये तो हट गया। अरे ये तो बड़ा इजी है, एवरीबडी ये भी हट गया, तो वॉज द फर्स्ट बस मिस बाई, तो बड़ा इजी है। अब देखो इन्होंने एवरीबडी को भी, वैसे तो एवरीबडी वेग होता है, ओके, एवरीबडी को नहीं मानना है, लेकिन अब क्या करोगे, सारे ऑप्शन में डाल दिया है तो आपको भी मान के ही चलना। मैं पहले वॉइस कराऊंगी, नरेशन करवाऊंगी, नरेशन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगी ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। छोटा सा टॉपिक है जो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, टैग।
ठीक है, टैग टैग क्वेश्चन टैग। उसके बाद प्रेपोजिशन करवाओ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलना है ना। कल मैं वॉइस खत्म करवाऊंगी, कल थर्सडे है ना, कल थर्सडे है हाँ। फ्राइडे से मैं नरेशन शुरू करूंगी। फ्राइडे, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। अगर मेरे को नरेशन खत्म करने में, नरेशन थोड़ा सा एक्टिव पैसिव से छोटा ही है, 4 दिन लग जाता है, तो मेरे पास थर्सडे और फ्राइडे बचेगा। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर कर दूंगी, क्वेश्चन टैग, 2 दिन का टॉपिक है, फिर मंडे से मैं प्रेपोजिशन स्टार्ट कर दूं। अंडरस्टैंडेड नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा, अंडरस्टूड। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? अब टुडे को डैट डे और वो सब में मत बदलना, वो सब तो नरेशन में होता है, इसमें नहीं। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? डू से, और डू वाले सेंटेंस का पैसिव इज एम आर लगा के बनता है, ठीक है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट है, और डिड तो पास्ट है, ये तो होगा ही। और ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दिया। टेंस हम नहीं बदल सकते, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपको भी सिंपल प्रेजेंट ही रखना, ये भी हट गया। और यहाँ वेयर योर पेरेंट, ये क्या है, वर होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट टेंस है तो आर लगाओ। पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं, इज मत लगाना, आर लगाना। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? यहाँ से सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स एग्जाम देते हैं, टीजीटी, पीजीटी या स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल, उड़ीसा स्टेट या कहीं का भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, वो ये आज मैं यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसको देख लेना, लाइव आने का मन है तो लाइव देख लेना, रिकॉर्डेड देखने का मन है तो रिकॉर्डेड देख लेना। हर वो बच्चा जो स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या सीडीएस की तैयारी कर रहा है, सीडीएस में भी आता है, जो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में हाथ डाल ही दिया है, तो लंबा टॉपिक। मेरी टीम मुझे बहुत दिनों से बोल रही है मैम स्टार्ट करिए, जल्दी से स्टार्ट करिए। मैंने बोला, उनको पता नहीं था कि इतना लेंदी है, जब देख रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मैम इसको शॉर्टकट में पढ़ा दीजिए। और मैंने बोला है कि या तो पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, वरना नहीं पढ़ाऊंगी। तो जब वो देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं मैम ये तो काफी लेंदी है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, फिर उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो DSSB, HTAT हरियाणा टीचर्स एग्जाम, ओके, और वो सब CTAT, HTAT और वो सब में आता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग का डिमांड, आपका 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, उसमें भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन। SSC में ना रिमूवल ऑफ टू वाला आ जाता है, और यू नेवर नो यार, पढ़ लो, एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। CUET में भी एक क्वेश्चन कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का उठा दिया, ये जो पॉजिटिव डिग्री का है इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बनाओ, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाओ, ओके। तो एक बार देख लेना ट्रांसफॉर्मेशन। रिमूवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेंदी सेंटेंस है, बैंकिंग और SSC में रिमूवल ऑफ टू वाला आ जाता। तो अगर लाइव नहीं भी देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना। यही एक यूट्यूब पे बचा हुआ था, और काफी लेंदी टॉपिक है, तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, पहले तो सीखना होगा सिंपल, कंपाउंड और वो सब होता क्या है। और आपने मेरे से पूरा ग्रामर पढ़ लिया है ना, तो उसके बाद जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी वो समझना इजी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट है जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बच्चा एक बार ग्रामर पढ़ लिया उसके बाद उसके लिए इजी है ट्रांसफॉर्मेशन। डज ही रेस कार्स? क्या वो कार को रेस करता है, मतलब रेस में अपने हिस्सा लेता है? तो यहाँ पे जो रेस है ना, ये वर्ब है।
डू डज डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता। चलो, और ये सिंपल प्रेजेंट है और इन्होंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया। और जब भी डू डज डिड आ गया उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनता है, तो यहाँ डज छोड़ दिया। चलो अब बताओ, आर कार्स रेस्ड बाय हिम, आर रेस कार्स डन बाय हिम? यहाँ डन कहां से लगा दिया? यहाँ हमारा वर्ब रेस है, तो रेस का थर्ड फॉर्म आएगा ना, रेस का थर्ड फॉर्म रेस्ड आएगा। बट यहाँ पे अपने मन से डू या डिड रहता तो उसका थर्ड फॉर्म डन होता ना, बट यहाँ तो कहीं क्वेश्चन में है ही। आर कार्स रेस्ड बाय, और यहाँ रेस को एडजेक्टिव भी बना दिया। कार क्या है? नाउन। कैसा कार? रेस कार, जो कार रेस में यूज होता है। रेस को एडजेक्टिव बना दिया, जबकि क्वेश्चन में रेस वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लगाना। अब आ जाओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस जो डू डज डिड से शुरू हुआ। डू डज डिड में, डू डज में सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनता है। डिड वाला में वॉज वर लगा के बनता है। जब सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनता है। जब हुम से स्टार्ट हुआ तो उसका पैसिव हु लगा के बनता है। कभी कभी हमारा वाक्य व्हाट से भी स्टार्ट हो सकता है, व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ विल और शैल में थोड़ा चेंजेस आएगा। फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाना और सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल लगाना, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसमें व्हाट है तो व्हाट ही रह जाएगा, हाउ है तो हाउ ही रह जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको लिखो, अब सीधा मैं इसका एग्जाम्पल्स देती हूँ। पहले तो छोटा एक दो सेंटेंस दे देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, हैज ही completed all the, has he completed all the tasks, या has he completed, प्लूरल डालती हूँ। क्या अरेंजमेंट्स ही कर देती, कंप्लीटेड की जगह मेड लगाओ, अरेंजमेंट्स को मेक करती है। हैज ही मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। तो अगेन देखो, हैज से शुरू है ना, तो मैंने बोला कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बट हैज हैव में थोड़ा सिंगुलर प्लूरल देख लेना। ठीक है, ये जो हैज है, बाकी सब चेंज, थोड़ा विल शैल को देख लेना है। फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाना, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो विल लगाना, और थोड़ा सा हैज हैव हैड को भी देख लेना। ये जो हैज लगा है ना ही के लिए, लेकिन अब हमें ऑल द अरेंजमेंट्स को अपना सब्जेक्ट बनाना है, और ऑल द अरेंजमेंट्स प्लूरल है ना। ऑल द वर्क होता तो हम हैज लगाते, बट यहाँ पे अरेंजमेंट्स काउंटेबल है, ऑल के बाद काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, हैव ऑल द अरेंजमेंट्स। आगे बताओ, आगे 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 बताइए क्या होगा। कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, हर चीज का आपको छुट्टी, अभी कोई छुट्टी नहीं है। बीइंग कहां से लगा देंगे? बीइंग तो आईएनजी में लगाते हैं, और मैंने क्या बताया था, जब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैज के बाद V3 आता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और हैज वाले सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बीन लगाना है। हैव द ऑल द अरेंजमेंट्स, बीन लगाना। हैज हैव हैड वाले सेंटेंस में बीन लगता है। हैव ऑल द अरेंजमेंट्स, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम लगा दो, हैव ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय हिम। कहां से ये करेक्ट हो गया? ये अभी पैसिव गया कहां? हैज प्लस V3, और आपने भी हैव प्लस V3 लगा दिया, गलत है। पैसिव में हमें बीन लगाना है। ठीक है, हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर फिर V3 लगाना, बीन लगाना नहीं छोड़ना है।
हाँ, जैन रिलीजन का महावीर जयंती है ना, तो पूरे दिन का काम है। अब सब चीज़ पे आप लोग छुट्टी माँगने लगोगे। मैम कल पूर्णिमा है, परसों तो नहीं होगा, पूर्णिमा के बाद तुरंत। मैम अमावस्या है, एकादशी है, सबकी छुट्टी थोड़ी होती है। अभी आपका एग्ज़ाम भी पास है। बीन मेड बाय, ठीक है? हैज़, हैव, हैड में देख लेना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाना, प्लूरल है, ऑल के बाद सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अरेंजमेंट्स काउंटेबल है इसलिए प्लूरल लगा दी। अब मैंने लिखा हाउ डिड यू कंप्लीट द वर्क। अगर हाउ से शुरू है तो अब भी हाउ ही रखोगे। हाउ डिड यू कंप्लीट द वर्क, आपने काम को कैसे किया। अगर हाउ से स्टार्ट है तो यू ऑल्सो हैव टू कीप हाउ। हाउ हाउ है तो हाउ करना, और डिड है पास्ट टेंस ना। पास्ट टेंस में या तो वॉज लगता है या तो वर लगता है, बट यू के साथ वॉज नहीं लगता है। हाउ एक ऑप्शन में देंगे, हाउ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय यू, और एक ऑप्शन में देंगे, नीचे दिख रहा होगा, हाउ वॉज द वर्क। एक ऑप्शन ये आएगा, एक ऑप्शन हाउ वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है, तो देख लेना, पहला वाला में इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस गलत है, इन्वर्जन चाहिए ना सब्जेक्ट से पहले। हाउ द वर्क वॉज नहीं होगा, हाउ वॉज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, इन्वर्जन होना चाहिए। कैन को कुड में मत बदलना, कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड में बदल दोगे तो सेंटेंस का टेंस बदल जाए। चलो इसी बात पे कुछ क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, विल शैल वाला है। अच्छा अच्छा, एक विल शैल वाला मैं अलग से करवाती। मैंने लिखा विल शी टेल मी, क्या वो मुझे बताएगी। तो हमें मी को बनाना है ना, मी को बनाना आई। और आप बोलोगे मैम यहाँ तो विल है, लेकिन विल तो शी के साथ है ना, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन अब तो हम आई को बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे शैल लगा देंगे। फर्स्ट पर्सन आ गया, आई आ गया और वी आ गया, तो वहां पे शैल लगाना, और बाकी सेकेंड पर्सन यू के साथ, ही के साथ, दे के साथ विल लगाना। तो यहाँ थोड़ा सा हैज और हैव वाला में चेंजेस करना है, सिंगुलर प्लूरल देख के। और अगर थर्ड पर्सन है तो विल लगाना, फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाना, शैल आई। और मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाते, शैल आई बी टोल्ड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ विल शैल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मी था ना, फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं लगाते, शैल लगाते। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, विल शी टेल द ट्रूथ, क्या वो सच बताएगी, तो यहाँ शी भी थर्ड पर्सन है और ट्रूथ भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ विल को विल ही रखना, शैल में मत बदलना। शैल तभी बदलेंगे जब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में आ रहा हो। तो विल द ट्रूथ, और फिर से बी लगा दो, टोल्ड बाय हर। तो शैल विल में थोड़ा चेंजेस कर देना, और हैज में चेंजेस होता है, हैव में। बाकी व्हाट व्हेन और वो सब में सेम रह जाता। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, शैल और विल वाला।
Okay, let us do certain sentences. Why did you not agree to my proposal? चलो बताओ कौन वाला करेक्ट है. अगर why है, what है, how है, तो वही छोड़ देना. Why. वेट कर रही हूँ आंसर का. फोर्थ देखो, सबसे पहले ध्यान दो. वाई डिड, सबसे पहले थर्ड वाले को हम छांट लेते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है. यहाँ पे इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट के पहले वर्ब चाहिए, तो ये हट गया. और दूसरा, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल. वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू लगना चाहिए ना, नहीं लगाया. और यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे सेकंड भी आंसर दे रहे हैं बट वो देख नहीं रहे हैं. अगर हमारे वाक्य में प्रेपोजिशन लगा है, एग्री के साथ टू लगा है, तो ऑप्शन में भी एग्री के साथ टू चाहिए, बट यहाँ एग्री के साथ टू गायब कर दिया. फोर्थ, वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू. यहाँ एग्रीड टू है तो आप भी एग्रीड टू लगाओ और फिर बाय यू लगाओ. फोर्थ वाला. नेक्स्ट, विल शी टेल अस द ट्रूथ. अब देखो यहाँ पर हमारा, ये भी एग्जाम, ये यहाँ पर हमारा दो ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया है ना, दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को नहीं रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में इस ऑब्जेक्ट को लिया है. ठीक है, ऑप्शन में इस ऑब्जेक्ट को लिया है, ट्रूथ को. ठीक है, तो विल है तो विल तो फ्यूचर है, हमने तो इसको इज लगा के प्रेजेंट कर दिया. और ये देखो, इन्वर्जन किया ही नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये भी हट गया. और विल द ट्रूथ बी टोल्ड. विल द ट्रूथ बी टोल्ड, और पैसिव वॉइस में टोल्ड के साथ टू आता है, एक्टिव में नहीं आता. जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड टू यू, ये तो एक्टिव वॉइस है ना, और एक्टिव वॉइस में टोल्ड के साथ टू मत लगाना. बट पैसिव में विल द ट्रूथ बी टोल्ड, विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा, टोल्ड टू अस, विल लगा. अगर चलो, इन्होंने तो ऑप्शन में दो ऑब्जेक्ट आ गया, इन्होंने ट्रूथ को सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन अगर मेरे को अस को बनाना होता ना, तो इसका कैसे बनता. अगर अस को लेना होता तो मैं अस को वी बनाती, और वी तो सेकंड सॉरी फर्स्ट पर्सन है, और वी के साथ विल काम नहीं होता, विल के साथ शैल आता. शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, तब मैं शैल लगाती, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं लगेगा. ठीक है, दो प्रेपोजिशन आ सकता है एक साथ. नेक्स्ट वाला, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल. क्या एक तो याद रखना कि जहां भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया ना, उसका पैसिव में बीन लगाना जरूरी है. ठीक है, यहाँ पे तो हैज हैव हैड में आर लगा दिया, हट गया. और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ इन्होंने पास्ट कर दिया. हैज को हैड में नहीं बदल सकते, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है. अरे हाँ, ये भी गलत. आंसर यही, बीन लगा के फिर वी थी. और आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हैज था तो यहाँ पे हैव क्यों लगा. ये हैज प्राइस के लिए था, लेकिन अब हमें लोगों को, ये जो ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट बनाया, और पीपल काउंटेबल है इसलिए हैव. हैज ऑल द पीपल नहीं होगा, हैव ऑल द.
अच्छा एक चीज ये बताना जरा, हैज एवरीबडी, हैज एवरीबडी डन द वर्क, या हैव एवरीबडी, क्या छोटा छोटा ग्रामर का एरर भी डन द, कौन सा करेक्ट? सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ लिया है ना आपने, एवरीबडी एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी सिंगुलर होता है, एवरीबडी आर प्रेजेंट नहीं होता, एवरीबडी इज प्रेजेंट, एवरीबडी सिंगुलर होता है, हैज। लिखा सबने? ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ, वॉट अम्यूज्ड यू। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद, नरेशन पढ़ने के बाद लगेगा ना कि अल्टीमेटली ये सारा खेल ऑप्शन का ही है, कि आपने तो वॉट वाला को वॉट से स्टार्ट करने के लिए बोला है, बट यहाँ तो बाय वॉट लगा है, बाय वॉट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉट वाला सेंटेंस वॉट से स्टार्ट हो रहा है तो हम बाय वॉट भी लगा सकते हैं। और जब भी एक्टिव पैसिव थोड़ा सा हट के आ जाए ना तो एकदम घबराना नहीं है, ऑप्शंस को छाटो, पहले देखो, पहले टेंस देखो, व्हाट अम्यूज्ड यू, क्या चीज ने आपको अम्यूज किया, खुश किया। तो ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है, और ये देखो ये तो प्रेजेंट है, आर लग गया, ये भी ये देखो प्रेजेंट है और बीइंग लगा दिया। बीइंग तो तब लगता है ना जब क्वेश्चन में आईएनजी है, बट क्वेश्चन में तो आईएनजी है नहीं, ये भी हट गया और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। और हैव यू बीन अम्यूज्ड, ये तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट रख दिया, पास्ट बाय व्हाट, तो कभी कभी बाय व्हाट वाला बाय व्हाट भी हो सकता है, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। तो ऑप्शंस आपने देखा है ना कि जितना भी मैं आपको बताते जा रही हूँ, मेरी भी एक हैबिट है, जब भी क्वेश्चन, जब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी पढ़ाती थी तो जब भी बच्चे डाउट पूछने आते हैं ना, हाँ तो बच्चे हंसते थे, बोल रहे मैम आप तो स्टूडेंट की तरह सॉल्व करते हैं। यस, जब आते थे मेरे पास तो 4 ऑप्शन लेके आएंगे ना, तो मैं कभी भी सीधा, मेरी हैबिट हो गई है, सीधा करेक्ट आंसर पे नहीं जाती हूँ। देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला इस बेसिस पर हम इस ऑप्शन को छांटते हैं, ये वाला भी इस बेसिस पे इसको छांट दो, अब ये 2 बचा, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस, ऐसा करते हुए ये सही आंसर, ये सही आंसर। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन करिए सबसे ज्यादा ना, शुरुआती में, शुरुआत के करियर में मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी को पढ़ाया है तो वो बैंकिंग पढ़ाया था। ओके, बैंक क्लर्क, पीओ, वो सब। एसएससी में मेरी एंट्री बाद में हुई थी। बैंकिंग बहुत, और बैंकिंग में ना ग्रामर के ज्यादा रूल्स नहीं आते हैं, ग्रामर से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो बैंकिंग पढ़ाने के टाइम से ही ऑप्शन एलिमिनेशन मैं खुद करती थी। एलिमिनेशन करोगे तो आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। अरे यहाँ तो ठीक है, दिल्ली में तो फिर भी ठीक है। जब मैं पटना पढ़ाती थी, बच्चे सीढ़ी से उतरते उतरते तक डाउट पूछते थे। कई बार मैं बोलती भी थी, घर तक आओगे क्या मैम, ये देख लीजिए एक बार, ये बता दीजिए। जैसे क्लास लेके मैं सीढ़ी से उतरती थी ना, सीढ़ी से चलते चलते वो मेरे साथ चलते रहते थे डाउट पूछने के लिए। वॉट का बाय वॉट भी हो सकता है। बाय अगर वॉट तब होता ना, सिर्फ वॉट से तब शुरू होता जब बाय लास्ट में आता। ऐसा होता ना, वॉट वर यू अम्यूज्ड बाय, जब बाय लास्ट में आता तो सिंपली वॉट लगा देते, बट बाय शुरू में लगा रहे हैं तो बाय वॉट कर। जो स्टूडेंट्स हमारे पटना में रहते हैं
उनको पहले, अभी तो खैर उतना फेमस नहीं है, एक समय में बैंकिंग के लिए सबसे फेमस इंस्टीट्यूट होता था बीएससी एकेडमी, जिनका एक मैगजीन भी बड़ा सुंदर आता था, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल। पटना में इनके बहुत सारे ब्रांचेस थे, दिल्ली में भी थे, एक समय में इनकी मोनोपोली थी, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हुआ करता था बैंक के लिए। लेकिन अभी उतना मतलब थोड़ा सा ये हो गया। कोचिंग वर्ल्ड में मेरी एंट्री यहीं से हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एकेडमी नहीं है, और बॉम्बे स्टॉक एकेडमी नहीं होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। वो मैं बीएससी बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, व्हाट अम्यूज्ड यू? अब नेक्स्ट, कुड यू पास द सॉल्ट? अब ये पास है, और पास का V2 पास्ट नहीं बनता है, V3 पास का V3 पास्ड बनता है, पास्ट। और यहाँ पे ये पता नहीं कहाँ से लगा दिया ये। और बीन तो तब लगता है जब वाक्य में हैज हैव हैड आ गया, मॉडल वर्ब के बाद बीन थोड़ी लगेगा, बी लगेगा। ये भी हट गया, ये भी है। अब देखो, हाँ, कुड द सॉल्ट बी पास्ट। यहाँ पे देखो, थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना। ये सेंटेंस, कुड यू पास द सॉल्ट, ठीक है, क्या आप सॉल्ट को थोड़ा पास कर सकते हो? तो यहाँ पे बाय एनीवन लगा दिया। वैसे तो होना चाहिए था कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय यू, बाय यू होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास बाय यू ऑप्शन में नहीं है, बाय एनीवन लगा दिया, कोई भी सॉल्ट दे दो, लेकिन किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति से तो ये भी नहीं होगा। अब अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचा, इसमें बाय यू नहीं भी है, पर हमें यही चुनना है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, एनीवन तो लगेगा ही। कोई बुक मत खरीदना ग्रामर की, मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रामर की बुक खरीदोगे, क्योंकि नोट्स में आपको 5 बुक के बराबर दे रही हूँ। ग्रामर की बुक खरीदने का माने खरीद लो, लेकिन मैं पूरा 100% श्योर हूं ना, उस बुक को खरीदने के बाद आप उसको साइड में ही रखोगे, पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, आप साइड में ही रखने वाले हो उसको। इंटरोगेटिव सेंटेंस ही अभी तक चल रहा है। व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक्स? उसने बुक को कब रिटर्न किया? व्हेन है तो व्हेन ही से शुरू होगा, सिंपल पास्ट है, और ये फ्यूचर कर दिया है, गलत है। हैज ही रिटर्न, ये प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है, गलत है, ये भी प्रेजेंट है। तो व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम, व्हेन वर माय बुक्स रिटर्न्ड बाय। अब खरीद लिया है तो ठीक है, मैंने आपको इतना पीडीएफ्स और वो सब दे दिया है ना, खरीदने की आपको जरूरत ही नहीं। यूट्यूब से पढ़ पढ़ के बच्चा एग्जाम निकाल रहा है। जब मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, बाकी टीचर्स में ऑनलाइन वर्ल्ड में एंट्री बाद में ली है, मैंने अपना ऑनलाइन वर्ल्ड में 2000 कोविड से पहले ही ले लिया था। कोविड आया था ना 2019 में, तो मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में 17-18 में ही एंट्री ले ली थी। मैक्सिमम लोग ऑनलाइन वर्ल्ड में कोविड के बाद आए, एंट्री हो गई थी मेरी। और जब मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में जा रही थी तो मुझे सब टीचर्स ने, मुखर्जी नगर में बहुत सारे टीचर्स ने मना किया कि मैम आप ऑनलाइन वर्ल्ड में जा रहे हो ना, तो आपका सारा कंटेंट लीक हो जाएगा, ओके, सारा कंटेंट आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारे ने मना किया था। ठीक है, मैंने एक ही लाइन बोला, कंटेंट सर छुपा के रखने के लिए थोड़ी है, कंटेंट बच्चों के पास ही पहुंचने के लिए है, देखते हैं। और ऑनलाइन वर्ल्ड में आना मेरा बहुत बेस्ट डिसीजन था, कोविड के पहले ही आ गई थी ऑनलाइन में। कुछ कंटेंट वगैरह लीक, कंटेंट बच्चों के लिए, छुपा छुपा के थोड़ी पढ़ाना है, छुपा छुपा के नहीं पढ़ाना है। और प्रैक्टिस के लिए भी आपको बुक नहीं चाहिए, आपका भर भर के ई बुक में 175 रुपीज का जो ई बुक है उसमें भर भर के प्रैक्टिस है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, और कॉम्प्रीहेंशन भी, उसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं।
क्योंकि आप जब प्रैक्टिस की बुक खरीदोगे तो ग्रामर की अलग खरीदोगे, वोकैब की अलग खरीदोगे, क्लोज टेस्ट की अलग खरीदोगे, यहाँ पे सब है। और फिर जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही थी तो ये भी बोला गया था, वो प्रैक्टिकल बात आपको बोल रही हूँ, यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ा दोगे मैम तो आपके पेड बैच में कौन एडमिशन लेने आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सब पढ़ा दिया है। जो मेरे को गाइड किया गया था, जिसने कहा था, जिन लोगों ने वो भी फेल हो गया, ठीक है, वो भी फेल हो गए हैं। तो ऑनलाइन बच्चों का चॉइस होता है अलग अलग, फ्री पढ़ना है, पेड पढ़ना है। हाँ, कैन वी सेंड दिस पार्सल बाय एयर, क्या हम इस पार्सल को बाय एयर, अब आप बोलोगे, देखो आप बोलोगे कि मैम जहां भी बाय आ गया सेंटेंस में तो वो पैसिव होता है ना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब द्वारा का सेंस आए ना, देखो ये पैसिव कहाँ से होगा, ये सेंड है, ये पैसिव नहीं होता है। एरोप्लेन से भेज सकते हैं, ये बाय एयर यातायात का साधन बता रहा है, एरोप्लेन से भेज सकते हैं। पैसिव होने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट यहाँ तो थर्ड फॉर्म आया नहीं है, एक्टिव है। कैन है तो कुड में नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदल। कैन दिस पार्सल, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V3 नहीं लगा देना है, बी लगा कर और तब V3 लगा। खत्म हो जाओ भाई। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। अब बताओ कि अभी तक हम लोग एक्टिव से पैसिव कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हम लोग एक्टिव से पैसिव कर रहे थे और बीच में पैसिव आ गया, हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आ गया। कभी कभी वाक्य में पैसिव भी आ जाता है, अब हमें इसका एक्टिव लगाना है, एक्टिव करना है। और देखो एनीबडी सिंगुलर होता है ना, तो एनीबडी के साथ हैव नहीं होगा, हैज होगा। हटा, एनीबडी के साथ हैव नहीं, हैज होता। अब देखो, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, हैज यू, और यू के साथ हैज नहीं होता है, यू के साथ हैव होता है। तो यहाँ पे एनीबडी लगा दिया, हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, क्या किसी ने बताया है कि क्या करना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये वाला एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है ना, हैज के बाद V3 लगा दिया, एक्टिव है। और एक्टिव वॉइस में हम एनीबडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में वेग प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब ये पैसिव में जाता है ना, तब वहां पे बाय एनीबडी गायब हो जाएगा। हैव यू बीन शोड व्हाट टू डू, बाय एनीबडी नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एनीबडी वेग है, अस्पष्ट है, और जब इसका पैसिव जाता है तो यहाँ पे बाय नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे बाय नहीं लगा। ये आंसर फोर्थ। इंटरोगेटिव सेंटेंस आज बहुत टाइम लिया है। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या आप कपड़ों को धो रहे थे, ING आ गया, ING, और जब भी ING आ गया तो पैसिव बीइंग लगा के बनेगा, बीइंग प्लस V3। और क्लोथ्स, क्लोथ्स प्लूरल है, कपड़े प्लूरल है, तो उसके साथ वॉज नहीं वर आएगा। और यहाँ तो टेंस बदल दिया, और यहाँ भी टेंस भी बदल दिया, और क्लोथ्स के साथ हैव होना चाहिए, तो आंसर वर द क्लोथ्स। ING का पैसिव बीइंग प्लस V3 लगा के बनता। Why wasn't the proposal agreed to by you, क्या मतलब किस बात पे चर्चा हो रही है।
बाय अस नहीं लगाया है ना। हाँ, आप बोलोगे कि मैम बाय वी था तो बाय अस नहीं लगाया। अब क्या करोगे? किसी ऑप्शन में बाय अस नहीं लगाना। अंडरस्टूड है कि पार्सल को किसी के द्वारा ही सेंड किया जाएगा, ठीक है? क्यों आप लोग वो प्रपोजल वाले के पीछे पड़ गए हो? मतलब प्रपोजल वाला तो टाइम वेस्ट करवा रहे हो, समझा ही दिया है। अब पता नहीं, उसको ढूंढना होगा, टू लगेगा। हाँ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम्म, यू के साथ वॉरेंट लगता है। अब आ जाओ, अभी मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया, ठीक है? अब हम चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिटेल में कर लिया हमने। इंटरोगेटिव सेंटेंस करने में ना 45 मिनट, मतलब ज्यादा ही टाइम लग गया। ओके, 1 घंटा 15 मिनट लग गया इंटरोगेटिव सेंटेंस करने। पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? कल आपका वॉइस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ओके, जहां पे आप ऑर्डर करते हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब आता है, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। गो देयर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जहां पर आप ऑर्डर दे रहे हो, वो सेंटेंस जहां पर एडवाइस दे रहे हो, वो सेंटेंस जहां पर सजेशन वगैरह दे रहे हो, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या मतलब वो पूछ रही है? प्लीज सेंटेंस क्लियर कर दीजिए, मतलब क्या था? मतलब मुझे बहुत पीछे स्लाइड नहीं जाना है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू? हाँ, जैसे सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस कुछ गलत लिख दिया था मैंने। क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही है? दूसरी बार लिखा तो था करेक्ट करके। अरे कुछ आई यू में चेंजेस हो गया होगा ना, तो आप समझ लेना, गलती से हो गया होगा। ऑर्डर सजेशन वाला सेंटेंस, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में चलो चलते हैं पहले ऑर्डर वाला। अगर ऐसा सेंटेंस आया जहां पे कुछ ऑर्डर का सेंस आए, ठीक है, तो वहां पर आप पैसिव दो तरीके से बना सकते हो। एक तो लेट लगा के बना सकते हो, ठीक है, लेट, और दूसरा यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसा भी बना सकते हो। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ गया इंपेरेटिव जो वर्ब से शुरू होता है, और इंपेरेटिव में ऑर्डर देने वाले सेंटेंस में या तो लेट लगाकर बनाना या तो यू आर ऑर्डर्ड टू। बट याद रखना, जब लेट लगाकर बना रहे हो तो उसका पैसिव बी प्लस V3 लगाकर बनाते, लेट के साथ V3 लगाकर। अगर यू आर ऑर्डर्ड टू लगा रहे हो तो टू के साथ V1 लगाना। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक्टिव और पैसिव बनाते समय तो वर्ब का V3 आ रहा है ना, बट यहाँ टू के बाद आपने V1 लगाया, तो ये पैसिव कैसे बना? बिकॉज ये यू आर ऑर्डर्ड लगा के ना, इज एम और इज एम आर के बाद मैंने ऑर्डर्ड लगा के यहीं पे मैंने पैसिव बना दिया है। ओके, इस फ्रेज में ही पैसिव बन चुका है, इसलिए टू के साथ V1 लगाना। लिखा मैंने, देखो मैंने लिखा गो देयर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, वहां जाओ, ऑर्डर दे रही, ऑर्डर दे रही हूँ कि गो देयर, वहां जाओ। और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, और देयर क्या है? एडवर्ब है। क्यों? वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। गो देयर मतलब कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, सेकंड पर्सन, उसको बोला जा रहा है वहां पे जाओ, तो इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, गो देयर वाला बाद में करवाऊंगी, रुको, नेक्स्ट वाला पहले मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ वाला करवाती हूँ, गो देयर वाला बाद में, ठीक है। मैंने लिखा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, गो देयर वाला नेक्स्ट करवाऊं। और ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाजे को बंद करो, क्लोज वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इसका सब्जेक्ट उसके अंदर छुपा हुआ है, ओके।
कि किसी सामने वाले व्यक्ति को बोला जा रहा है, तो ये एक ऑर्डर है। इसको दो तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। एक तो एग्जाम में ज्यादा लेट वाला आता है, लेट द डोर। अगर लेट लगा के बना रहे हो ना तो बी लगाना, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ये भी करेक्ट है, दोनों नहीं आएगा क्योंकि दोनों करेक्ट है, बट ऑप्शन में ज्यादा लेट वाला आता है। और ये भी करेक्ट है, यू आर, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो रिक्वेस्टेड मत लिखना, यू आर ऑर्डर्ड। और यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दिया ना, और टू के साथ तो V3 नहीं लगा सकते हैं ना, V1 ही लगाना, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। अब बोलोगे मैम सेकंड सेंटेंस पैसिव कैसे हो गया? इज एम आर के बाद V3 लगा दिया तो पैसिव हो गया। दोनों तरीके से बना सकते हैं। अभी लिखिए इसको, इसमें भी बहुत सारा चीज है। दोनों करेक्ट है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर भी होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी कर देते हैं, दे देंगे मैंने लिखा पेंट द डोर, एक ऑप्शन में दे देंगे लेट द डोर पेंटेड, और एक ऑप्शन में लिख देंगे लेट द डोर बी पेंटेड। ऊपर वाला गलत है, क्योंकि जब आप लेट लगाकर बनाते हो, लेट लगाकर बनाते हो तो तुरंत V3 मत लगा देना, ओके? तुरंत V3 नहीं लगा देना, जब भी लेट लगा के बनाओगे बी लगाकर फिर V3 बनाओ। लेट द डोर क्लोज्ड नहीं होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, V3 लगाकर बना। सपोज आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ गया, ये पेंट द डोर एक आ गया, यू आर ऑर्डर्ड टू पेंट द डोर, ये भी सही है। और एक ऑप्शन में आ गया लेट द डोर पेंटेड। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले को चुनना होगा। क्यों? क्योंकि लेट वाले से भी बनता है, बट लेट वाले से तब बनेगा ना जब बीच में बी लगेगा, बट यहाँ पे बी नहीं लगाया। लेट द डोर पेंटेड नहीं होगा, लेट द डोर बी लगना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। तब हमें यू आर ऑर्डर टू वाला ही चुनना है, लेट के साथ हमेशा बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म। ए वाला होगा। ये मत सोचना कि बी वाला भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा तो किसको चुनेंगे, दोनों करेक्ट, दोनों। अरे आज तक सोचता था कि पैसिव में V3 आता, आज पहली बार V1 देखा। ऐसा कुछ आपने नया नहीं देखा, यहाँ भी पैसिव यहाँ भी पैसिव लगा है, देखो V3 लगा है, इस MR के बाद V3 लग गया है ना, तो यहीं पे पैसिव बन गया है। दोबारा पैसिव मत बना दोबारा पैसिव, यहाँ भी V3 लगा है, और पैसिव में V3 लगता है, यहाँ भी V3 लगा है, B के बाद V3, और यू आर ऑर्डर टू में भी यहीं पे पैसिव बन गया हाँ, और एक चीज, अभी तक मैंने ऑर्डर वाला सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया था, याद रखना ना कि हम ऑर्डर वाले सेंटेंस का, जब भी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा तो हम उसका पैसिव लेट लगाकर भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू से। लेकिन एक चीज और याद रखना है, एक चीज और है, लेट लगाकर तभी बनाएंगे ना जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो।
ऑब्जेक्ट हो तभी लेट लगाकर बनेगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ओके, तो वहां लेट लगाकर नहीं बनेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू, हम ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी बना सकते हैं और नो ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू दोनों में फिट हो जाएगा, बट लेट वाला में हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर नो ऑब्जेक्ट है तो लेट से नहीं बनेगा। बताती हूँ, देखो मैंने लिखा गो देर, जैसे जैसे मैंने लिखा शट द डोर, शट द डोर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, और जब भी ऑब्जेक्ट रहे तो हम लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब लेट से नहीं बनेगा। यहाँ तो दोनों तरीके से बनेगा। क्या होगा, शट द डोर, शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शटेड मत लगाना। लेट द डोर, लेट द डोर शट नहीं होगा, लेट द डोर बी शट, बी लगाना। और इसका ये भी सही है, यू आर ऑर्डर्ड लगा के यही पैसिव बन गया, फिर से पैसिव मत लगाना, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यहाँ तो दोनों सही है क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दोनों सही है। लेकिन अगर सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपली रहता गो देर, गो देर में भी ऑर्डर दिया जा रहा है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, डोर एक वस्तु है नाउन फॉर्म में। जब ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि देखो ये वर्ब है और यहाँ ये भी वर्ब था, तो यहाँ तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब आ गया है। किसको बंद करो, दरवाजे को बंद करो। बट यहाँ पे गो देर, हम देर को ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। देर जगह बता रहा है और जगह बताने वाले वर्ड्स या तो प्रीपोजिशंस होते हैं या तो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो और गो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आप बोलोगे मैम ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना, बट देर कहीं से ना संज्ञा ना सर्वनाम कुछ भी नहीं है। तो ये है क्या, देर वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, एडवर्ब। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला है और ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट से बना ही नहीं सकते। कोशिश भी करोगे ना, लेट बी गॉन देयर, अजीब अजीब सा हो जाए, तब वहां पे लेट नहीं लगाए। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर वाला, ठीक है। अब चलो एंड करते हैं। अब हम टाइम हो गया, आज यूट्यूब क्लास भी है। अब कल मैं आपको वो करवाऊंगी रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। आज हमने ऑर्डर वाला किया, कल रिक्वेस्ट वाला करेंगे, एडवाइस और सजेशन वाला करेंगे, फिर मॉडल वर्ब्स, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्टिव पैसिव, ठीक है। कल खत्म हो जाएगा। मैं पहले पूरा करवा के फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। ये हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का तो बहुत ज्यादा नहीं है, कल हम लोग फाइनली खत्म करेंगे। आज हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग गया ना, ओके। कल कंप्लीट कर लेंगे एक्टिव पैसिव, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने टाइम लिया, उससे क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम्स में।